कांवड़ यात्रा वैसे भी कमजोर हृदय वाले यानी प्रबुद्ध जीवियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है भैया। नंगे पैर बांस के घड़े यानी कांवड़ ले जाना, बिन थके बिन रुके आगे बढ़ते जाना, एसी में बैठे बैठे उपदेश देने वाले मूर्खों के बस की बात है भी कहां। नमस्कार और हर हर महादेव। स्वागत है आपका कांवड़ यात्रा की अद्वितीय परंतु अनकही क्षमताओं के जगत में। किसी को ये उपद्रव लगे तो किसी को हिंसा का प्रदर्शन, परंतु इस अमूल्य उत्सव के उन लाभों से परिचित कराना हमारा दायित्व है जिसके बारे में ध्यान देने को किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ ने आज तक प्रयास नहीं किया। पता है आपको भारत पे कोई बड़ी आर्थिक विपदा या मंदी क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि यहाँ त्योहारों की कोई कमी नहीं है। ये कोई उपहास का विषय नहीं है, एक अकाट्य सत्य है जिसकी क्षमताओं पर बहुत समय बाद ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं में कांवड़ यात्रा का भी अपना महत्व है। जब हमारा कैलेंडर ही उत्सवों से भरा हो तो मंदी से क्या डरना। परंतु कुछ लोगों का तिरस्कारी स्वभाव जाता ही नहीं। ये न केवल हमारी देसी संस्कृति के प्रति हीन भावना रखते हैं, अपितु हर उत्सव से इन्हें विशेष घृणा होती है। कांवड़ यात्रा को हे की दृष्टि से देखने वाले इन भूरे साहबों का यहां तक कहना है कि ये उपद्रवियों और दंगाइयों का त्योहार है, और अगर बच्चों को कांवड़ के बजाय पुस्तक दी जाती तो देश की यह हालत ना होती। वाह वाह भाई वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए इन लोगों के लिए। परंतु हम भी एक बात भूल जाते हैं, कांवड़ यात्रा वैसे भी कमजोर हृदय वालों यानी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के लिए बिल्कुल नहीं है। नंगे पैर बांस के कांवड़ ले जाना, बिन थके बिन रुके आगे बढ़ते जाना, एसी में बैठे बैठे उपदेश देने वाले मूर्खों की बस की बात है भी कहां। इन्हें अगर मेट्रो पकड़ने को भी कह दो ना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। परंतु कांवड़ यात्रा तो शिव भक्तों के लिए भक्ति की सच्ची परीक्षा होती है। वे अपनी यात्रा पूर्ण करने और भगवान शिव द्वारा उनकी प्रार्थना का उत्तर पाने से कम किसी भी वस्तु पर सहमत नहीं होंगे। ऐसी सांस्कृतिक यात्रा आपको ढूंढे से भी ना मिलेगी। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि अपनी कांवड़ यात्रा एक आर्थिक बूस्टर डोज भी हो सकता है जिसकी शक्तियों से हम अभी तक अपरिचित हैं? अगर आपको यह पता चल जाए तो फिर दिल्ली प्रेस क्लब वालों की रोटी पानी नहीं बंद हो जाएगी। फिर हमारे देश को गरीब और असहिष्णु कैसे दिखाएंगे? परंतु यह संभव कैसे है? कांवड़िया बनने हेतु आपको सर्वप्रथम भगवा वस्त्रों और पवित्र गंगा जल ले जाने हेतु बांस से बने कांवड़ की आवश्यकता होती है। ये कांवड़ कौन बनाता है? निसंदेह बढ़ई। उदाहरण के तौर पे वाराणसी को ले लीजिए। इस वर्ष अनुमानित 5 करोड़ कांवड़िया अगर 1 या 2 कांवड़ ले जा रहे हो जिनका बेसिक मूल्य 300 रुपए के आसपास पड़े, तो अब 10 करोड़ कांवड़ के आर्थिक मूल्य की कल्पना करें। और बता दें ये केवल हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के आंकड़े हैं बंधु। आइए एक और उदाहरण के लिए मेरठ को चलते हैं। सिर्फ इसी नगर से हम कांवड़ यात्रा से संबंधित उत्पादन के माध्यम से अर्जित 500 करोड़ की भारी भरकम कमाई को देख सकते हैं। और ये केवल हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए है। अभी तक हमने देवघर, वाराणसी जैसे स्थानों को छुआ भी नहीं है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हमारे आर्थिक पहियों को घुमाता रहता है, पर हमें इसका आभास भी नहीं होता। परंतु बात इतने तक सीमित नहीं है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को सुविधाएं और जलपान की आवश्यकता अवश्य होगी। इससे सड़क किनारे ढाबे, धर्मशालाएं और भोजनालय को भी अतिरिक्त राजस्व मिलता है। अकेले बिहार से ही हर माह 2000 करोड़ रुपए का भरपूर राजस्व मिलता है, और यह सब बिना किसी पीएलआई स्कीम या सब्सिडी के। कुछ महीनों का उत्सव और जेब में करोड़ों का राजस्व। सोचिए अगर इसे किसी आकर्षक उद्योग की भांति प्रोत्साहन मिलता तो। यह तो प्रारंभ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ बांस और लकड़ी नहीं है जो कांवड़ को जादुई बनाते हैं। अलीगढ़ और एटा में कांवड़ पर बजने वाली घंटियां और घुंघरू का उत्पादन लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। कौन कहता है कि अलीगढ़ केवल तालों के लिए ही जाना जाता है? यानी घंटों और घुंघरुओं की झनकार को भी सुनने का कष्ट करे बंधु। जब हम भगवा वस्त्रों की बिक्री, जलपान और अन्य संबंधित उद्योगों को ध्यान में रखते हैं तो कांवड़ यात्रा एक आत्मनिर्भर आर्थिक चमत्कार बन जाती है। ये लाखों स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को रोजगार प्रदान करता है। कोई भी अब इस यात्रा का अगर विरोध करता है या उसका मजाक उड़ाता है तो वह मूलतः हमारे देश की आर्थिक प्रगति के विरुद्ध है। ऐसे लोगों का तो स्वयं भोलेनाथ भी भला ना कर पाए।